हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच नेम इज़ रेशम क्लासेस और मैं आपका स्वागत मेरे चैनल पे करती हूँ। अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, उसी के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। जी हाँ, बहुत से लोगों ने इस वीडियो से बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए और बहुत लोगों को इससे प्रॉफिट भी हुआ है। आप किसी भी सेशन के हो और किसी भी वर्ष में आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आप जून वाले सेशन के हो, सॉरी आपका जनवरी सेशन या फिर जून सेशन, आपका एग्ज़ाम जब भी हो और चाहे आप इसमें से पीजी का कोर्स कर रहे हो या फिर किसी और चीज़ के लिए आप समाज शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स सब चीज़ों से सब तरह से ये इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर हमारे एमएसओ के लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे क्या ये नोट्स काम में आएगा? तो जी हाँ, समाज शास्त्र का अध्ययन अगर आप बेसिकली करो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम ये चीज़ देखी गई है कि आप समाजशास्त्र के जो टॉपिक होते हैं जैसे राष्ट्रवाद और ये सारी जो जितनी भी टॉपिक्स होती है वो आपको काम पे आएगी ही। और अगर आपने इस बेसिक चीज़ों पे अगर ध्यान दे दिया और इसको पढ़ लिया इन सारे नोट्स को तो आपके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं इम्तिहान में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो एमएसओ 4 का आपका कंप्लीट सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, सारी इंट्रोडक्शन मैं बता देती हूँ आपको। आप ये ना सोचो कि मैंने इसे अभी देखा है या फिर किसी और सेशन के लिए, ये हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है आपको, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर देखते हो मेरे तो आपको पता चल जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन मैं और अपलोड करूंगी जिसमें से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरे, जहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा कि कम से कम ये क्वेश्चन 7 से 8 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। यानी पश्चिमीकरण क्या है, आधुनिकीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में डिफरेंस वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एक सॉल्व क्वेश्चन भी है आपका प्रीवियस ईयर का। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पर हाँ, होल्ड ऑन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये एक लेक्चर वीडियो है जहाँ आपको आपके पीडीएफ नोट्स के साथ, जी हाँ, इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ आपको एक पूरा लेक्चर वीडियो मिलता है। तो प्लीज़ इसे अच्छे से देखिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी ना दूँ और इजीली और शॉर्ट में आपको समझा सकूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर श्रीनिवास द्वारा दी गई पाश्चात्यकरण की व्याख्या को स्पष्ट करते हुए पाश्चात्यकरण और आधुनिकीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले इन शॉर्ट हम इंग्लिश से या फिर इजी लैंग्वेज में से बताते हैं कि वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन हुआ, नवीनीकरण हो गया, आधुनिकीकरण और वेस्टर्न कल्चर में डिफरेंस क्या क्या है इसके बीच में। बहुत सारी अवधारणाएं ये थी कि पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्न कल्चर और पाश्चात्यकरण या फिर वेस्टर्न कल्चर और जो मॉडर्नाइजेशन है वो एक दूसरे का ही रूप है, यानी वो एक दूसरे को से जुड़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। काफ़ी हद तक इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है। अब पाश्चात्यकरण का मतलब और आधुनिकीकरण का मतलब समझते हैं हम। डॉक्टर श्रीनिवासन के अनुसार डॉक्टर श्रीनिवासन के अनुसार एक पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा गैर पश्चिमी देशों में जो चेंजेस होते हैं उनके लिए लोग मॉडर्नाइजेशन का यूज कर सकते हैं। और डॉक्टर श्रीनिवासन ने ये चीज कहा है कि शॉर्ट में समझिए, आखिर किसी दूसरे देश का इफेक्ट यानी पश्चिमी देश का जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ना किसी नॉन नॉन वेस्टर्न कंट्री पे इफेक्ट पड़ना, उसी को कहते हैं तो उसे मॉडर्नाइजेशन का रूप दे दिया। पर इस प्रकार पाश्चात्यकरण को अन्य शब्द में है, ऐसा कुछ नहीं है कि आधुनिकीकरण भी कहा जाता है। इसमें अनेक सी समानताएं होते हुए भी इसमें बहुत सारा ऐसा नहीं है कि इसमें सिमिलैरिटीज नहीं है, पर इसमें डिफ्रेंशिएशन भी बहुत ज़्यादा है। आधुनिकीकरण में भिन्नताएं पाई जाती है तथा यह भी ज्ञात होता है कि ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया है, ये दोनों अलग अलग सी प्रक्रियाएं हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण दोनों अलग हैं। हाँ, काफ़ी हद तक ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती हैं, पर हाँ, ऐसा नहीं कि ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल चलती है, पर हाँ, काफ़ी हद तक अलग भी है। अब डेनियल बर्नर के अनुसार जो है पाश्चात्यकरण अनिवार्य तौर पर आधुनिकीकरण नहीं कहलाता, इन दोनों में अंतर दिखाई देता है। और डेनियल बर्नर ने कैसे कहा कि ये दोनों अलग हैं, तो इसका हम 3-4 यहाँ पे उन्होंने टॉपिक से बताया है, समझाते हुए कहा है
कि पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में भेद व संपर्क आदि आवश्यक है। जबकि यानी कि पाश्चात्यकरण जो है किसी के इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए आपको पश्चिम देशों की ही जरूरत हो या पाश्चात्यकरण की जरूरत हो। आप अपनी संस्कृति को मेंटेन करके भी आप आधुनिकता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने देश को विकासशील बना सकते हैं, अपने समाज को विकसित कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पश्चिमी देश का ही सहारा लेके या उनकी संस्कृति को अपना के ही आप जो बन सकते हैं और विकसित या आधुनिकीकरण हो सकता है आपका, हमारे देश का। एग्जाम्पल के लिए कि जापान ने बिना पश्चिमी संस्कृति के भी अपनी आधुनिकता को बढ़ाई है, और जापान जापान जो टेक्नोलॉजी पे बहुत आगे है, वो वर्ल्ड पे फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आता है जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और जापान ने खुद को इतना विकसित बनाया है, विकसित देशों में गिना जाता है जापान। और पाश्चात्यकरण एक प्रक्रिया है, दिस इज अ प्रोसेस, यानी काफ़ी हद तक लोगों द्वारा अपनाया जाता है। यानी जैसे किसी के देश का इफेक्ट पड़ गया हमारे देश पे, हम अपने ही देश का एग्जांपल ले लेते हैं, तो बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है ना, कल्चर का इफेक्ट पड़ना। और आधुनिकीकरण उससे इसमें किसी के संस्कृति का अच्छे बुरे का आभास होना होता है, ठीक है। पर आधुनिकीकरण जो है वो एक प्रक्रिया है संपूर्ण तौर से, जैसे कि वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी मशीनी तौर पे उद्योगों पे, समाज पे, हमारे जो ज्ञान विज्ञान प्रसार पे है, हमारी विवेकता, उदारशीलता, धर्मनिरपेक्ष, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं आधुनिकीकरण में। दूसरा अब हम पॉइंट समझते हैं कि आधुनिकीकरण के क्या क्या लक्षण हो गए। अब आधुनिकीकरण लक्षण क्या है कि सामाजिक संस्था में चेंजेस आ गए। अब जितने भी सामाजिक संस्था है उन सब में चेंजेस आ गए। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सामाजिक संस्था में कौन सी चेंजेस आई है। जैसे आई है जैसे कि पहले शासन व्यवस्था कैसे चलती थी राजाओं की, अब हर एक इंसान का, नागरिक का हक है अपना चुनाव करने का, वोट देने का अधिकार। सबसे सिंपल सेंटेंस में बता दूं, वोट देने का अधिकार। सामाजिक संस्था पूरी तरह से बदल गई। हर एक व्यक्ति का, हर एक संस्था का अपना अलग कार्य है, अपना अलग दायित्व है, और वो जो है एक संविधान या नियम के हिसाब से ही कार्य कर सकता है। होगी ये टॉपिक क्लियर? ये बात पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड इज धार्मिक जीवन में परिवर्तन। अब धार्मिक जीवन में चेंजेस कैसे आ गए? सब लोग अपने आधुनिकता की निशानी है ये सारी चीजें, कि अब जो धर्म मानते हैं वो, तो धार्मिक जीवन में भी चेंजेस आ गए काफी। राजनीतिक पॉलिटिकल चेंजेस भी आ गए हैं, जी हाँ, पॉलिटिकल चेंजेस भी आ गए हैं, यानी कुछ राजनीति करना उन देशों से सीख लिया जिसका असर आप करना चाहते हैं, और नई नई आप राजनीति पॉलिटिक्स आप सीख रहे हो। जिसी तरह साहित्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन आ गए, यानी साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन आना तो बनता है, क्योंकि हर एक देश के साहित्य में हर कुछ अलग अलग जो है नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। सपोज मेगास्थनीज का नाम आपने सुना ही होगा, उन्होंने भारत आए थे, और मेगास्थनीज ने ही वो बुक लिखी, इंडिका। इंडिका नामक बुक मेगास्थनीज ने ही लिखी, और वो वहाँ की, यहाँ इंडिया से प्रभावित होकर, यहाँ पे भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर उन्होंने ये चीज़ लिखी थी। शिक्षा के क्षेत्र में चेंजेस में आ गए, यानी सबसे पहले हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये सारे चेंजेस आ गए ना। शिक्षा के तौर तरीके पे, अब कैसे शिक्षित होना है, कैसे किस चीज़ पे, क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये चीज़ हो गए। इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी बदली है, ललित कला में, यानी आर्ट ग्राफी में, ये सारी चीज़ों में चेंजेस हो गए थे, ठीक है। उसी के साथ फिर जो है उदारवादी विचार ज़्यादा हो गए। उदारवादी विचार कहने का एक शॉर्ट और सिंपल सा तरीका कहती हूँ कि उदारवादी तरीका ये है था कि लोग अब अपने आसपास के लोगों को, और वैसी सारी जो चीज़ें हैं उसको लोग बदलने लगे। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा? अब इसका इफेक्ट जो है, जैसे कि बाल विवाह, ये सारी चीज़ें रुक गई। दूसरा ये दिखाता है कि शिक्षा, शहरीकरण, सरकारी नौकरियां, मेल मिलाप, और दूसरा जो है प्रेम विवाह या फिर लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, जो कि अब ज़्यादा से दिखने लगे। फिर भी हरिजन के से विवाह करने के निम्न, मध्यम और उच्च तीनों वर्ग में व्यक्ति नियंत्रित रखते हैं। यह नियंत्रण स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दलित एक पिछड़ा वर्ग आंदोलन पश्चिमीकरण का एक जीवंत उदाहरण है। जैसे अंबेडकर जी और गांधी जी के महान सामाजिक सुधारकों ने भारतीय राजनीति क्षेत्र में युग पुरुष के खड़ा कर दिया। जैसे सामाजिक सुधार आने के लिए युग पुरुष बनाया गया हमारे अंबेडकर जी ने, जिन्होंने दलितों को
बहुत ज़्यादा सम्मान दिलाया और उन्होंने ये देश को बताया कि सब नागरिक एक से हैं। हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी तो एक महान नेता के रूप में, एक महान राष्ट्रपिता के रूप में इसलिए उभरे क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे संघर्ष की लड़ाई लड़ी जो हमारे समाज में थी बुराइयां, उनको हटाने के लिए। अब पश्चिमी देश का इफेक्ट ये हुआ कि बहुपत्नी, यानी बहुपत्नी जो इफेक्ट था कि बहुत सारी वाइफें होती थी, बहुत सारे विवाह कर लेते थे, बाल विवाह, ये सब सारी चीज़ों पे रोक लग गई और महिलाओं की स्थिति कितनी ज़्यादा सुधर भी गई थी। इसी का एक एग्जाम्पल है कि महिलाओं की स्थिति सुधरने के कारण ही महिलाएं जो है स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई थी, द फ्रीडम फाइट्स में उन्होंने भी अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यही कहीं ना कहीं उनके सुधारने का, महिलाओं की ज़िंदगी में सुधार लाने का एक बहुत बड़ा हमें चेंजेस दिख सकता है, एक बदलाव नज़र आती है। इसका और एक चेंजेस हुआ, सबसे ज़्यादा महिलाओं पे ही इफेक्ट पड़ा था पश्चिमीकरण का। कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं, चाहे वो फिजिकली, मेंटली, किसी भी तरह से हो, आधुनिकता वो परिवार में हुई चाहे किसी भी चीज़ में हुई, सबसे ज़्यादा महिलाओं पे हुआ क्योंकि अब महिलाएं जो है स्वतंत्र अपने आप को महसूस करने लगे थे। अब उनको शोषण नहीं हो रहा था, अपने आप को बंधन मुक्त पा रही थी। उसके साथ परिवार में भी ये भावनाएं चेंज हो गई, इसे कि मुझे कुछ करना है या फिर मेरी अपनी इच्छाएं हैं, मैं अपने हिसाब से जी सकती हूँ। अब मैं परिवार में सिर्फ एक पत्नी या फिर एक कुछ अपनी अपनी एक अलग पहचान खड़ी करने के लिए महिलाएं भी आगे बढ़ गई और इसी के साथ देश विकसित होता गया और समाज का हर एक तबका भी विकसित होता गया। जातिवाद भावना, भेदभाव, स्त्री प्रथा, सती प्रथा, कर्मकांड, पाप निवारण के नाम पर लोग जितने शोषण करते थे ना, ये रूढ़िवादी और अंधविश्वासी का ये सारे चीज अज्ञानता के कारण थे, वो सारी अज्ञानता हट गई। धर्म, जाति, हर एक चीज पे चेंजेस आए हैं। राजनीतिक इफेक्ट भी पड़ा है। राजनीतिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा और डील कर दूं कि राजनीतिक इफेक्ट इस तरह हुआ है कि जो पहले एक सत्ताधारी थे ना, यहाँ पे धर्म ही राज करेगा, धर्म वाले क्षेत्र, हम अपना प्रांत खुद संभालेंगे, अपना प्रांत छोड़ के लोग देश के बारे में, देश हित होके एक समाज के बारे में सोचने लगे, ना कि सिर्फ हम किस जाति, धर्म और कहाँ के राजा हैं, ये बात छोड़कर लोग अपनी सुरक्षा के साथ साथ समाज की सुरक्षा के बारे में सोचने लगे। पुलिस बल आ गए। राजनीति पे सिर्फ अब लोगों का अधिकार हो गया, ना कि किसी एक राजा और एक विशेष पदवी का, एक धर्म का अधिकार था। धर्म के रास्ते पे चल के धर्म का बहिष्कार किया गया राजनीति के क्षेत्र में और सारे देश को निष्पक्ष एक देश देने का वादा किया गया और ये वो व्यवस्था जो है लागू भी हुई और हमारा संविधान इस प्रकार से निर्मित हुआ। तो ये सारी जो मैंने डेफिनेशन बताई, ये पूरा लेक्चर वीडियो मेरा था जिसपे हमें ये पता चला कि आधुनिकीकरण और पाश्चात्यकरण या फिर जिसे हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, उसमें डिफरेंसेस हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके वहाँ पे क्लिक हेयर के ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए, आपको वो चीज़ मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आप इसे ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक करके और ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।